सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं स्टार जैन और हमारी खास पेशकश सवाल आपका है, मैं आपका स्वागत है। इस वक्त हम बात करेंगे आम बजट को लेकर। कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और हर साल बजट से आम लोगों से लेकर हर वर्ग के लोगों को बड़ी उम्मीदें रहती है। चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे श्रमिक वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गृहिणियाँ हो, तमाम लोगों को हर साल बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें रहती है। और कोविड का काल चल रहा है, ऐसे में और ज़्यादा उम्मीदें हैं। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक एक करके सबसे बात करेंगे कि जो सरकार बजट पेश करने जा रही है उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ एक सीए मौजूद है, उनसे शुरुआत करते हैं। बजट आने का है, अर्थव्यवस्था के रूप से देखा जाए या तमाम चीज़ों के हिसाब से देखा जाए, क्या सोचते हैं किस तरीके का बजट होगा, स्वरूप होगा ये? बजट में हर साल मैं देख रहा हूँ जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले सालों में मैं अभी खास इनकम, क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैं बताऊँ इनकम टैक्स में एक फेसलेस असेसमेंट के कारण रिश्वत पूरी तरह ख़त्म हो गई। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें हुई है, 5 लाख तक टैक्स रिबेट भी है। लेकिन कुछ छोटी छोटी और परेशानियां हैं जो व्यापारियों को, एक तो कोरोना से परेशान है और दूसरी कुछ छोटी छोटी बातें इनकम टैक्स में उससे रिलीफ मिलना चाहिए। लाइक NBFC को जब ब्याज देते हैं तो उस पर TDS काटना होता है, कई बार भूल जाते हैं, उसकी हैवी पेनल्टी लगती है। आज ट्रांसपोर्टर की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि टन के हिसाब से उनको इनकम देनी पड़ती है कि अगर उसकी कैपेसिटी 30 टन है तो 30,000 पर मंथ इनकम मानी जाए, जबकि एक्चुअल में उनके पास उतनी इनकम होती नहीं है। एक सेक्शन जो मैं शुरू से विरोध कर रहा हूँ 115 BBE करके है कि अगर आप कोई सोर्स नहीं बता पाए या आप ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए तो आपको टैक्स जो 10%, 20%, 30% की जगह 77% लगती है। तो आज हमारे इंडिया में इतना भी संभाल के रखने की परंपरा नहीं है लोगों को अपनी इनकम के। कई बार सोर्स भूल भी जाते हैं, लेकिन इतनी जाती अगर रहेगी तो लोग कैसे टैक्स भरेंगे। और GST आया, GST का हम ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट वेलकम करते हैं। मैं सिर्फ GST की 2 बातें बोलूँगा कि GST में पता नहीं क्यों सरकार सोचती है कि इंडिया वाले इतने परफेक्ट हैं कि एक बार रिटर्न फाइल कर दिए हैं तो उसको रिवाइज़ करने का मौका नहीं दिए। अगर वो एक बार रिवाइज़ करने का मौका दे देना तो आधी समस्या ही खत्म हो जाएगी। आप तो और बात करेंगे, हमारे साथ एक एडवोकेट भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि जो आप टैक्सेशन पे डील करते हैं, क्योंकि शुरुआत में आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बजट मतलब सीधा सीधा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। किस रूप से देखते हैं ये अर्थव्यवस्था के तौर पर कैसा बजट हो सकता है? देखिए, अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है 2025 तक, तो बहुत ज़रूरी है कि MSME सेक्टर को प्रमोट किया जाए। जो 6 करोड़ 34 लाख MSME यूनिट्स हैं, पैंडेमिक के बाद ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। ये आज करीबन 11 करोड़ जॉब्स जनरेट करते हैं, 30% ऑफ इंडियाज़ GDP कंट्रीब्यूट करते हैं और हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट्स कम्स फ्रॉम MSME। तो जो 3 चीज़ें हैं, पहली की ट्रेडर्स को जो MSME की मनी रिकवरी प्रोविजंस की स्कीम्स हैं उसमें उनको जोड़ा जाए, क्योंकि पैंडेमिक के बाद सभी ट्रेडर्स बहुत ही ख़राब स्थिति में हैं। दूसरा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज भी 70% के नीचे है, तो उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वहीं से जनरेट होता है। और तीसरा कि ये जो प्रोविजंस हैं जिससे कि जो MSME यूनिट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको अपनी स्कीम्स का, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, MSME समाधान जैसी जो मनी रिकवरी के लिए बहुत ही स्ट्रांग है, पर लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है। जहाँ पर लोगों ने, जिनको जानकारी उन्होंने 25,000 करोड़ की रिकवरी के लिए यहाँ पर केसेस लगाए हैं। तो वो प्रोविजंस जब तक जो 6 करोड़ 34 लाख यूनिट्स हैं वहाँ तक सरकार जब तक उसको पब्लिसाइज नहीं करेगी, पहुंचाएगी नहीं, तब तक जो आम जनता है जो कि इन MSME के साथ एम्प्लॉयमेंट पे रहते हैं, तब तक उनको फायदा नहीं मिलेगा, तब तक जो मनी है वो इकोनॉमी में सर्कुलेशन में नहीं आएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार MSME सेक्टर के लिए कुछ बड़ा स्टेप ले, कुछ प्रावधान लाए टैक्सेशन में भी, जो जैसे हमारे CA मित्र ने बात की, जिससे कि MSME सेक्टर आगे बढ़ सके। चलिए, MSME सेक्टर पे भी फोकस किया जाना ज़रूरी है। व्यापार वर्ग की बात कर ले, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राजन जी, कि आप देखते हैं क्योंकि बजट यानी व्यापार आम लोगों से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन व्यापारियों पर सीधा सीधा फोकस होता है। MSME की हमने बात कर ली, CA से बात कर ली, जो टैक्सेशन पे बात कर रहे थे, आप लोग से बात करते, क्या उम्मीद लगा के रखे केंद्र सरकार से? देखिए सर, अब आज व्यापारी वर्ग की उम्मीदें टूट चुकी है। जैसा कि सम्मानी त्रितन तरवानी जी ने कहा कि GST पे देख लीजिए कि सरकार सीखना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती। अभी
इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि अगर कोई माल जा रहा है उस पर एरर है तो आप उस पर डायरेक्ट पेनाल्टी ना करके, आपके पास पूरे एड्रेस है, उससे पूरे बात करें। लेकिन उसके बावजूद आज भी इस पर कार्रवाई चालू है, जबकि ये क्या हर चीज़ हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ही समझना चाहते हैं? क्या आम व्यापारी जो छोटा छोटा व्यापारी आज जीएसटी पे परेशान है वह उससे वो कुछ सीखना नहीं चाहते? बात करना चाहूँगा इसी तरह पे कि एमएसपी, एक तरफ किसानों का मामला आता है कि एमएसपी मिनिमम प्राइस पे अपना आप काम करिए, लेकिन उस पर कोई कानून नहीं लगाती है कि अगर कोई व्यापारी या बड़ा उद्योगपति उनसे कम रेट में माल खरीदता है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन व्यापारी अगर गलती से कोई अपना गलत जनरेट कर देता है तो यहाँ तक कि उसको जेल है। और मैं शायद आप प्रोविजन में आप क्या चाहते हैं? मतलब अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ तो सीए को भी जेल है। मतलब आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं हमारे देश को? क्या सरलीकरण क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो समस्या आपने बताई इसका समाधान क्या है आपके हिसाब से? सर, समाधान यही है कि जो हमारे जो अच्छे पढ़े लिखे जो एसी से बाहर निकल के आम व्यापारी, आम छोटे सीए लोग हैं, ये सलाहकार दे रहे हैं, इनकी सलाह को माने, ना कि जो ऊपर में जो बाहर जिंदगी में उन लोगों ने 1 रुपए की चीज़ खरीदने नहीं निकली और वो हमारे कानून बना रहे। इनसे उतर के वो ज़मीन पे आएँ और ज़मीन की बात को समझें और धरातल पे रह के जो प्रैक्टिकल हैं उस पे कार्रवाई करें, तब हमारा देश और जीएसटी और कोई चोर नहीं बचेगा जिसको बात बात में हमें चोर का दर्जा दे दिया जाता है। हर व्यापारी को चोर ना समझा जाए, हर व्यापारी को चोर ना समझा जाए। ऐसे प्रोविजंस लाए जाएं कि जहां पर सजा का प्रावधान हो, जहां पर बहुत ही मेजर फॉल्ट है, पर ऐसे प्रोविजंस ला दिए गए हैं जीएसटी में और इनकम टैक्स में जिसमें कि छोटी से छोटी गलती को भी चोरी बताई जा रही है, विच इज नॉट करेक्ट। ये अभी हमने बात किया कि जो व्यापारी वर्ग है या टैक्सेशन से जुड़े हुए जिनसे अर्थव्यवस्था बनती है, अब उन लोग से चर्चा कर लेते हैं। गृहिणियां हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, हाँ, उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि बजट कहीं ना कहीं जो परिवार के बजट की बात आती है तो उनके ऊपर ही दारोमदार आता है। बताइए क्या कहेंगे आप लोग? टेक्निकल बजट में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, बट हम लेडीज़ यही चाहेंगे कि जेंडर में कोई चेंज ना रह के मेल और फीमेल में लेडीज़ को आगे प्रमोट किया जाए। जैसे कि फॉरेन में मेल और फीमेल में कोई जेंडर में चेंज नहीं रहता है, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो भारत में भी वैसे ही आना चाहिए। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, चाहे दाल आटा गेहूं की बात कर लें या क्योंकि पेट्रोल डीजल पे आप लोग मार्केटिंग करने निकलते हैं, उसके भी दाम बढ़े हुए हैं, एलपीजी के दाम भी बढ़ चुके हैं, तो महंगाई ओवरऑल ज़्यादा हो रही है। तो उसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं, राहत किस तरीके से मिलनी चाहिए? अभी राहत तो मिलनी चाहिए, डिपेंड्स सोच कैसे चेंज हो रही है लोगों की, तो उसमें तो अप्स एंड डाउन्स चलते ही रह रहा है। अच्छा, हमारे साथ युवा वर्ग भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग यंगस्टर्स हैं, परस्यू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब की उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं किस तरीके का फ्रेमवर्क होना चाहिए जॉब के लिए, किस तरीके का बजट होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो? क्या आप लोग का एक्सपेक्टेशंस हैं? सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट आजकल क्या करती है, मोस्टली यंगस्टर्स को जैसे फ्री लैपटॉप्स प्रोवाइड करना, फ्री मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड करना, वो सब चीज़ें करती है। पर आजकल ऐसे होना चाहिए कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको अपना जो कॉलेज में या फिर जहाँ भी अपनी पढ़ाई जो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको वो चीज़ दिखाने का मौका मिलना चाहिए, रादर देन कि उनको आप फ्री लैपटॉप्स देके, फ्री मोबाइल्स देके खुश कर रहे हो। और दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, एक मैं भी बीइंग अ सीए स्टूडेंट, आजकल क्या हो रहा है ना, कोविड का टाइम है और सबको ही अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया है। तो जैसे 80C और 80D में कुछ सेक्शंस है जो छूट देते हैं, तो उसकी लिमिट को थोड़ा इंक्रीज़ कर दे, क्योंकि सबको ही मतलब गवर्नमेंट तो चाहती है ना हर कोई अपना फ्यूचर सिक्योर करे, तो उसी के थ्रू अगर गवर्नमेंट वो रिश्वत थोड़ी लोगों को देगी कि हम लोग छूट को बढ़ा रहे हैं, तो लोग अपनी सेविंग को और बढ़ाएंगे, क्योंकि सेविंग्स प्रॉपर करेंगे तभी आजकल कोई भी रह सकता है सही से, क्योंकि आजकल आप महंगाई तो खुद ही बोल रहे हो। कोविड की बात आई है, कोविड में सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स है या फार्मा सेक्टर उसकी बात हुई। हमारे साथ एक दवा व्यापारी भी जुड़े, उनसे बात करते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से, किस तरीके का प्रोविजन होना चाहिए? क्योंकि पेंडेमिक में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा लोग दवाओं के पीछे भागे हैं और उसके लिए हाहाकार भी मची, मारामारी भी मची, गवर्नमेंट स्तर पर, प्राइवेट सेक्टर पर, सब तरफ। क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में किस तरीके का प्रोविजन होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि दवा जो है वो कोई विलासिता की वस्तु नहीं है। लोग बेहद मजबूरी में जो है दवा खरीदना चाहते हैं, और हम मेरा जो सरकार को जो सजेशन ये है कि दवा का एमआरपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, वो कम होनी चाहिए। दूसरा जो है, दवा जो है लगभग 99% दवा पे जो है एमआरपी अंकित रहता है, और हम चाहते हैं कि दवा में जो जीएसटी जो है वो एमआरपी पर लिया जाए और वो प्रथम बिंदु पे ही ले लिया जाए। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रहे हैं उसी जगह पर जो है एमआरपी का टैक्स ले लेना चाहिए, ताकि अन्य व्यापारियों को जो है जीएसटी का बोझ ना पड़े।
और वो ये यदि मैं गलत नहीं हूँ तो इसको आउटपुट टैक्स के तौर पर आप बात करो, जो बाकी प्रोडक्ट्स पे भी लागू करने की लंबे समय से मांग हो रही है। हाँ, हम चाहते हैं कि सभी प्रोडक्ट में जो है, सारे कमोडिटी पे जो है, अगर जिसमें भी एमआरपी है और एमआरपी अंकित होना चाहिए, और जीएसटी जो है वो प्रथम बिंदु पर अगर लगाया जाएगा तो सरकार को जो है प्रत्येक माह जो है काफ़ी जो है आर्थिक रूप से जो है सरकार जो है वो सुदृढ़ हो सकता है। और हम चाहते हैं कि लगभग हर कमोडिटी पे जो है जीएसटी जो है वो प्रथम बिंदु पे लागू होना चाहिए। दूसरा हमारा ये है कि लोग बेहद मजबूरी में दवा खरीदते हैं, तो दवा में जो है जीएसटी जो है 12%, 5%, 18%, इस टाइप से कई सारे स्लैब्स हैं, उसको कम करके जो है केवल 5% में ही कर दिया जाए और एमआरपी पे कर दिया जाए, तो जितना टैक्स गवर्नमेंट चाहती है उससे कहीं ज़्यादा टैक्स जो है सरकार को मिल सकता है इस पे। बहुत सही आपने मांग रखी है। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप लोग सोचते हैं किस तरीके का बदलाव होना चाहिए इस पे? बदलाव बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो परेशान हैं कि आज हर केमिस्ट शॉप पे अलग अलग रेट्स पे दवाइयाँ मिलना, ये एक मन में शंका पैदा करता है कि ये सही है कि दवा सही नहीं है। अगर एमआरपी डली है उस एमआरपी पे ही कायदे से होना चाहिए, और सरकार को अगर ऐसा लगता है तो एमआरपी कम करे, और जनहित में वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा उनका। मतलब दवाओं को सरकारी नियंत्रण में लाया जाए। हमारे साथ महिला उद्यमी भी मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। बताइए, वुमेन एंटरप्रेन्योर बीइंग आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार का बजट किस तरीके से होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, एक तरफ हम देखा जा रहा है कि महिलाओं को बढ़ाने का सरकार भरपूर प्रयास करती है, लेकिन महिला उद्यमी कहीं ना कहीं देश में थोड़ा सी कम दिखता है उनको आगे, तो क्या सोचते हैं बजट को लेकर आप लोग? प्रॉब्लम ये है, जहाँ देखो वहीं उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। गैस के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कैसे घर का बजट चलाए, कैसे सारे परिवार को सारी न्यूट्रिशियस डाइट दे के हेल्दी रखे। ऊपर से ये कोविड की बीमारी ने और बिजनेस को ठप करके रखा हुआ है। इतना काम नहीं चलता जितना कि जीएसटी हमको देना पड़ रहा है। तो बिजनेस को लेकर आप लोग क्या प्लान करते हैं, कैसे उसमें बदलाव होना चाहिए, कैसी पॉलिसीज बननी चाहिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए? बिज़नेस के लिए तो अच्छी आपको आगे बढ़ाने के लिए लेडीज़ को, और मैं कहती हूँ सारे जेंट्स को भी साथ में लेके चले। यदि दोनों हमारे साथ, जब कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के सहयोग से घर चला सकते हैं, तो उन दोनों को मैं कहती प्रमोट करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए बिज़नेस भी अच्छा दें। और बजट तो हमेशा आप बढ़ा के ही देते हैं, तो बजट को आप ध्यान में रखते हुए, गृहिणियों के साथ साथ ध्यान में रखते हुए, सबको ये आजकल कोविड में सब वैसे भी स्कूल में देखो सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, फीस नहीं दे पा रहे हैं, कई लोग तो बेघर हो गए हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए बजट बहुत अच्छा बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, हमारे साथ कर्मचारी वर्ग जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ कर्मचारी वर्ग भी जुड़े हुए हैं। कर्मचारी वर्ग से भी हम बात करते हैं, लेकिन एक छोटे शॉर्ट्स में जानना चाहूँगा पहले, क्या बजट किस रूप से देख रहे हैं आप लोग का, क्या उम्मीद कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी का जो बजट प्रस्तुत होने वाला है उसमें सबसे पहले मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इनकम टैक्स से छूट देना चाहिए, क्योंकि वो देश की सेवा करते हैं, वो मालिक नहीं है, नौकर हैं। और एक मालिक अपने नौकर से टैक्स ले, पैसा ले, ये लज्जा को भी लज्जा आती है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा है एक देश एक कानून एक संविधान, तो पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में महंगाई एक है, बाजार एक है, तो महंगाई भत्ता एक होना चाहिए, गृह भाड़ा भत्ता एक होना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इनकी सरकार में 2004 के बाद हिंदुस्तान में जितने शासकीय नौकरी में आए हैं उनको जो है पेंशन की व्यवस्था बंद कर दी गई है। 2004 के बाद यदि सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलता तो 2004 के बाद नियुक्त जनप्रतिनिधि, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उनको भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए। कानून के समक्ष समानता का अधिकार सबके लिए लागू होना चाहिए। हमने तमाम लोगों से बात की है। हमारी ये जो बजट को लेकर लोगों से उम्मीद है, ये प्रोग्राम खास जो कार्यक्रम में सवाल आपका वो जारी रहेगा। हमने टैक्सेशन को लेकर बात की, व्यापारियों से बात की, कर्मचारियों से बात की, महिलाओं से बात की। हम बात शुरू वापस कर्मचारियों से ही करते हैं। हमारे आप लोग लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो क्या उम्मीदें हैं बजट से, क्योंकि देश का बजट है और हर किसी को सरकार से उम्मीदें रहती है। आप लोग को क्या और क्या उम्मीदें हैं, थोड़ा बताएंगे कुछ? देखो, ये तो निजीकरण कर रही है अभी केंद्र सरकार। ये निजीकरण बंद करना चाहिए। केंद्र का अभी रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, बैंक का निजीकरण कर रहे हैं, LIC का निजीकरण। लाखों हमारे कर्मचारी बेरोजगार साथी हैं जिनको उनका अनियमित कर्मचारी जैसे साथी हैं, उन लोगों को नियमित करना चाहिए। और जो लाखों बेरोजगार बच्चे हैं उन लोगों को नियमित उनको मौका देना चाहिए। निजीकरण करके हमारे जो हिंदुस्तान के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके साथ में, उनके चरित्र के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको बंद करना चाहिए।
है, और 2 अक्टूबर 2004 के बाद में जो पेंशन बंद कर दिया है उस पेंशन को लागू करना चाहिए। रोजगार बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। हमारे साथ युवा वर्ग भी जुड़ा हुआ, उनसे बात करते हैं। बताइए, एम्प्लॉयमेंट को लेकर आप लोग क्या फोकस करते हैं, किस तरीके की पॉलिसीज होनी चाहिए यहाँ? मैं तो ये चाहता हूँ कि सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के पहले आप पर एजुकेशन पर फोकस होता है, तो एजुकेशन थ्योरेटिकल तो है ही, पर प्रैक्टिकल वे ऑफ एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि आज हम कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो जब तक वो एजुकेशन में एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक कुछ यूज़ नहीं है। हम सब बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पर मैं चाहता हूँ कि ये बोलना चाहिए कि सही ढंग से पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बताइए, क्या एक्सपेक्टेशंस है? सर, मैं एज ए व्यापारी मैं बोलना चाहूँगा कि आदमी की जो व्यापारी वर्ग है उसकी जो लोन एबिलिटी है आज के टाइम में, अगर जैसे टैक्स स्लैब 5 लाख से ऊपर है तो आदमी अगर 5 लाख के ऊपर टैक्स अगर नील है तो 5 लाख 1,000 के ऊपर सीधा उसको 13,000 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है। तो वो स्लैब इनको ख़त्म करना चाहिए। आदमी क्या है, वो 1,000 रुपये 13,000 बचाने के चक्कर में 1,000 की चोरी करता है। तो वो अपने को अगर टैक्स स्लैब 5 लाख से ऊपर का जो रहता है उसके ऊपर उतना ही टैक्स लिया जाए जितना 5 के ऊपर बनता है। 5 से नीचे नॉर्मल रहना चाहिए। अगर उसका इनकम बढ़ता है तो उसका लोन लेने की जो क्षमता है, जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न में जो भरेगा उसके हिसाब से उसको लोन मिलता है, वो उसको इजीली मिल पाएगा। दूसरा एक बोलना था कि जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी है व्यापारी वर्ग के लिए, मुद्रा लोन। मुद्रा लोन का आज के टाइम में लिमिट है 10 लाख का, तो 10 लाख आज तक किसी को मिला नहीं है, वो खाली कागज़ों में घूम रहा है। तो इसको लिमिट को भी बढ़ाना चाहिए, एक तो 25 लाख तक, और बैंकों को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि वो बढ़ाए जाने की बात करते हैं। वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, क्या एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर, क्या कहेंगे? सर, बजट में ख़ास तौर से देखा जाता है कि सारे क्षेत्रों को जोड़ा जाता है, पर एक कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को इग्नोर कर दिया जाता है। चूँकि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी केसेस कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं, चाहे वो कमर्शियल कोर्ट हो, क्रिमिनल केस हो और सिविल केस हो, तो कभी भी कोरोना का केस बढ़ता है तो सबसे पहले सारे कोर्ट्स को बंद कर दिया जाता। वकीलों को लेकर एक उनके आमदनी को लेकर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती, ख़ास तौर से युवा वकील। दूसरा ये देखा जा रहा है कि कोविड के बाद से क्राइम में बहुत ज़्यादातर बढ़ोतरी हुई है। हम ये देखेंगे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कोर्ट रूम्स होते हैं वो अभी भी डिजिटलाइज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे केवल हाई कोर्ट है जहाँ पे मिनिमम नंबर पे ही सुनवाई होती है। तो जब तक केसेस की सुनवाई नहीं होगी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल हीयरिंग के लिए, ऑनलाइन हीयरिंग के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किए जाएंगे तो कानून व्यवस्था और केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जाएगी और उससे पूरे सिस्टम को नुकसान। फास्ट ट्रैक अपनाना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक और डिजिटल कोर्ट की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। आम पब्लिक भी जुड़ी है, क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर? आप लोग से बताएंगे, जनता सरकार से क्या सोचते हैं? सर, मैं मिडिल क्लास से हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशन है बच्चों का उसमें राहत मिलना चाहिए। गैस है, पेट्रोल है, और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा राहत दिया जाए। देखिए, कोविड काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई हुआ है तो एक ट्रैवल इंडस्ट्री है और होटल इंडस्ट्री ये भी है। उनके भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है। पहले होटल इंडस्ट्री से बात कर लेते हैं। बताइए, क्या आप लोग सोचते हैं कि सरकार किस तरीके से आप लोग पे फोकस करनी चाहिए जिससे आप लोग को राहत मिल सके? देखिए, एज ए व्यापारी मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी जो व्यापार हो रहा है और कुछ व्यापारी आज भी पार्टनरशिप फर्म में ही काम करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म का जो टैक्स रेट है वो अभी भी 30% है और कंपनी का सरकार ने कर दिया 22.5%। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार अभी आने वाले बजट में जो पार्टनरशिप फर्म में जो टैक्स रेट दिया जा रहा है 30%, उसको घटाना चाहिए। और जिस प्रकार कोरोना वायरस की वैक्सीन आई है बूस्टर डोज, उसी प्रकार हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जो हमारी सरकार है वो बूस्टर डोज इकोनॉमी के हिसाब से जो बजट लाए। टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो क्या कहेंगे? टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि बहुत संख्या में विदेशी पर्यटक हमारे भारत में आते थे घूमने के लिए, लेकिन कोविड के बाद सब जगह असर पड़ा है, भारत में भी इसका असर पड़ा है। क्या सोचते हैं? देखिए, टूरिज़्म के लिए जैसे आपने बताया सबसे इफेक्टेड सेक्टर है, और इस बजट में मैं 2 चीज़ें मांगना चाहूँगा। एक तो TCS चालू कर दिया है इंटरनेशनल ट्रैवल की, जो कि 5% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसको कम कर देना चाहिए। दूसरा, टूरिज़्म को एज ए इंडस्ट्री काउंट करना चाहिए जिससे और ज़्यादा उसका हो सके, और एक भी टूरिस्ट आने से काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ों का फ़ायदा होता है, मतलब ट्रांसपोर्टर से लेके होटलियर से लेके सबका फ़ायदा होता है। तो टूरिज़्म को एज ए इंडस्ट्री यदि डेवलप करें और लोकल टूरिज़्म को ज़्यादा डेवलप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बताइए, क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से बजट में आपको? सरकार से कोविड के ऊपर में जो अभी छोटे व्यापारियों को जो तकलीफ हुई है उसमें सरकार को कुछ रिबीट देना चाहिए टैक्स के ऊपर में। और मैं एक चाहूँगा कि ई-वे बिल के ऊपर में सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा कि एक ई-वे बिल के लिए जो टाइम लिमिट होती है उस टाइम लिमिट में एक ट्रक जो है फंस गया था, और वो ट्रक जो है वो दिल्ली की भीड़ में फंसा था।
और उसके बाद में वो जब पहुंचा तब उसके ऊपर में टैक्स लगाया गया 56,000 रुपये का, जिसे बाद में कोर्ट में लड़ करके वापस लिया गया। लेकिन वो जो टाइम लिमिट है, जबकि वो क्लियर कर रहा था कि भाई मैं जो फंसा था वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था और ट्रैफिक मेरी गलती नहीं थी, उसके बाद भी उसके ऊपर सरलीकरण होना चाहिए, आप ये मांग कर रहे हैं। बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर आप लोग की? सर 23 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था और आज 2022 में अभी तक वो अस्तित्व में नहीं आया है। इस जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन इसलिए किया गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जीएसटी की विसंगतियों को दूर करने के लिए, जो कि व्यापार और व्यापारी हितों के लिए काम किया जाता है। तो मेरा ये केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उस ट्रिब्यूनल को बनाया जाए, उसे अस्तित्व में लाया जाए और जो इनकम टैक्स की स्लैब की सीमा है उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाए व्यापार एवं व्यापारियों के हित के लिए। बताइए और कुछ आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? शॉर्ट में थोड़ा जानना चाहूँगा। सर देखिए, पहले रेलवे का बजट अलग से आता था, अब जब से सरकार आई रेलवे का बजट आम बजट के साथ हो गया, लेकिन रेलवे के लिए 1 रुपया नहीं रखा जाता। आज कोविड काल में हमारे देश में शुरू से कहा जाता था कि देश की लाइफलाइन रेलवे कहलाती है। आज इन्होंने ये कर दिया है कि लोगों का एक दूसरे के घर जाना बंद कर दिया है। हर चीज़, हर फैसिलिटी, चाहे वो अपना बुजुर्गों को मिलने वाली हो या किसी मरीज को मिलने, सब फैसिलिटी ख़त्म कर दिए हैं और रेट डबल तिबल कर दिए हैं हर व्यवस्था को। तो इसमें हम इतना पैसा, उसके बाद आप बोलते हैं रेलवे को बेच रहे हैं। तो रेलवे जो लाइफ लाइन थी उसको आप लाइफ लाइन के लिए हाई सोसाइटी की ओर शायद ले जाने की परंपरा चालू कर रहे हैं। इस पे कुछ विचार करना चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। उनका एमएसटी बंद कर दिया गया, उनका सब कुछ कर दिया गया। तो रेलवे पे बिल्कुल भी जीरो इनका बजट है, जिसको अपना अच्छे तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। बताइए आप लोग से जानना चाहूँगा शॉर्ट में क्या और एक्सपेक्टेशंस हैं मेडिकल सेक्टर से, हॉस्पिटल सेक्टर से? क्या सब्सिडी वगैरह आपको लगता है मिलनी चाहिए, कहाँ मिलनी चाहिए कुछ? देखिए, अभी मुझे लगता है कि जो है फार्मा में जो है क्या बोलते हैं, सर्जिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए काफ़ी अभी संभावनाएं हैं। तो निश्चित रूप से जो है छत्तीसगढ़ में जो है इंडस्ट्री के लिए जो है काफ़ी संभावनाएं बढ़ती है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। संक्षिप्त में जानना चाहूँगा क्या फाइनल कमेंट रहेगा, क्या उम्मीदें हैं? ओवरऑल आपने सबकी बातें सुनी है तो सरलीकरण बहुत ज़रूरी है व्यापारियों के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, एमएसएमईज के लिए। आज जो बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं टैक्सेशन लॉज में, एमएसएमई की स्कीम्स में, अलग अलग प्रोविजंस में, जब तक इन सब चीज़ों में सरलीकरण नहीं आएगा, थोड़े से बेनिफिट्स नहीं आएंगे, रस्सी को थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। आज की जो अर्थव्यवस्था है, स्पेशली कोविड पैंडेमिक के बाद, तो बहुत आप टाइट करके चलेंगे तो हो सकता है रस्सी टूट जाए, लोग परेशान हो जाएं। तो जब तक सरलीकरण नहीं होगा तब तक मुश्किल है व्यापारियों के लिए आगे बढ़ना और इकनॉमी को आगे अच्छे जीडीपी रेट पे लाना। चलिए देखिए, तमाम लोगों से हमने यहाँ पे कमेंट लिया, लोगों के एक्सपेक्टेशंस जानी यहाँ, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे यूथ हो, स्टूडेंट्स हो, फार्मर सेक्टर से जुड़े हुए व्यापारी हों, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रैवल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। तो हर किसी के एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन सबका यही मानना है कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी सी लचीली होनी चाहिए, जिससे क्योंकि कोविड पैंडेमिक के कारण हर सेक्टर को काफ़ी कुछ असर पड़ा है और जब तक सरकार लिबरल पॉलिसीज़ नहीं बनाएगी तमाम चीज़ों को लेकर तो जो इकोनॉमी को बूम देने की कोशिश की जा रही है वो शायद नहीं मिल पाए। लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं और तमाम लोगों से हमने जाना कि वो क्या इस बजट को लेकर सोचते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए आप IBC 24।